अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर आतिफ़। आज हम बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस को दरअसल रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के रेशो और परसेंटेज मालूम करते हैं। ये रेशियो परसेंटेज क्यों मालूम करते हैं हम? ताकि हम कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकें। ये रेशियो परसेंटेज हमें किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। आप इसको यूँ समझिए कि अगर एक स्टूडेंट की परसेंटेज आती है 80% और एक की परसेंटेज आती है लेट्स सपोज 50%, तो आपके जहन में क्या तासुर आएगा? जिसकी 80% है तो आप सोचिए आपके जहन में ये तासुर आएगा कि ये बच्चा रेगुलर होगा, इसने काम प्रॉपर किया होगा, इसने अच्छी मेहनत करी होगी, इसने पेपर्स अच्छे दिए होंगे, ये टीचर्स का अदब करता होगा, वगैरह वगैरह। यानी हर 80% को देखते ही आपके जहन में उसके लिए पॉजिटिव रिमार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 50 है तो आप उससे बेशक नहीं मिले भी ना हो, लेकिन आपके जहन में क्या तासुर आएगा कि शायद ये रेगुलर नहीं होगा, शायद इसने लेक्चर सही नहीं सुने होंगे, या इसने याद नहीं किया होगा, या इसने पेपर सही नहीं दिए होंगे। यानी एक परसेंटेज ने आपको उस स्टूडेंट के बारे में बता दिया कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे सपोज़ कीजिए एक बैट्समैन है, अगर उसका एवरेज है 60 तो आप कहेंगे बड़ा अच्छा है। जो क्रिकेट जानते हैं उनको पता होगा 60 एवरेज बहुत अच्छा होता है। आप कहेंगे वाकई यार ये प्लेयर अच्छा है, हर मैच में 60 कर जाता है। और किसी का एवरेज 20-25 है तो आप कहेंगे यार ये प्लेयर अच्छा नहीं है। तो जो परसेंटेज रेशियो होता है दरअसल ये किसी भी शख्स या किसी भी इदारे की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताता है। इसी तरह कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फिगर से हम मुख्तलिफ़ किस्म के रेशियो मालूम करते हैं और उस रेशियो से हम उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो कुछ रेशियोज़ आएंगे मालूम करने होंगे तो उसके लिए कुछ डेफिनेशन जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो पता होना चाहिए आपको। जैसे करंट एसेट आपने काफ़ी सुना हुआ, बीकॉम पार्ट 2 में आ गया। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? कैश एंड अदर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कैश या कोई भी एसेट जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। यानी 1 साल में या तो ख़त्म हो जाएगा या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। यानी जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो। इसमें कौन कौन से एसेट्स आते हैं हमारे पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश यानी जो कैश आपके पास मौजूद है, इक्विवेलेंट्स मतलब जो बैंक में मौजूद है, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कहते हैं। ये भी आपके इस चैप्टर में काफ़ी जिक्र आएगा। पूरी पार्ट 2 की अकाउंटिंग में अक्सर जिक्र आता है, एडवांस अकाउंटिंग में। ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है क्या? दरअसल आपने स्टॉक एक्सचेंज से दूसरी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह परचेज़ किए होते हैं, उसको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और ये भी आप जब चाहें उसको स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर कैश लेके आ सकते हैं। यानी ये भी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अकाउंट रिसीवेबल किसे कहते हैं? जिसे हमने माल उधार में बेचा हो। अब हम जिसको माल बेचते हैं उधार में, वो नॉर्मली 1 साल के अंदर अंदर हमें उससे कलेक्शन हो जाती है, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल भी किस में आता है? करंट एसेट में। इन्वेंट्री से मुराद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, से स्टॉक भी कहते हैं हम। एक बात याद रखिएगा, अगर स्टॉक का वर्ड एसेट साइड में है तो वो मर्चेंडाइज है। इसी तरह अगर स्टॉक का वर्ड इक्विटी साइड में तो वो शेयर्स कैपिटल है। बहरहाल अभी इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं हम। इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को कहते हैं, यानी वो माल जिसको आप आगे फ़रोख्त करते हैं। ये भी क्या होता है? करंट एसेट होता है। जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कोई भी एक्सपेंस हमने एडवांस में दे दिया, यानी किसी को सैलरी हमने एडवांस में दे दी,
रेंट एडवांस में दे दिए। तो जो भी हम एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी हमारे पास एसेट्स की। इसके अलावा दूसरे जो भी एसेट, एनी अदर लिक्विड एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से कम है, उसे हम किस में डाल देंगे, करंट एसेट में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने बात करी जो हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी। अब जिक्र करते हैं हम क्विक एसेट्स का। ये क्विक एसेट आपने नहीं पढ़ा होगा। क्विक एसेट ऐसे एसेट जो कहते हैं जो फ़ौरन ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट एसेट में जैसे मर्चेंडाइज है या प्रीपेड है, ये फ़ौरन कैश में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन क्विक एसेट वो एसेट होते हैं जो कि फ़ौरन ही क्या हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्विक एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश क्विकली, यानी फ़ौरन आप इसको क्या करते हैं, आप कैश में कन्वर्ट करवा लें। टाइपिकली यानी दे इंक्लूड कैश, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कैश शामिल होता है, अकाउंटेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी दूसरी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स, जिसको आप जब चाहें स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फरोख्त कर सकते हैं। तो क्विक एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आएगा। सब नंबर 1, कैश इक्विवेलेंट से मुराद क्या होती है हमारी, बैंक बैलेंस हमारा जो होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आएगा, और क्या आएगा, अकाउंटेबल। तो क्विक एसेट में ध्यान में रखिए कि 3 चीज़ें ही आती हैं। करंट एसेट में क्या क्या आता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्विक एसेट में क्या चीज़ आती हैं, कितनी चीज़ें आती हैं, सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। क्विक एसेट किसके बराबर होगा, करंट एसेट में से अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस, मर्चेंडाइज और ऑफिस सप्लाईज को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट और करंट एसेट में फ़र्क क्या है, इन तीनों का फ़र्क है। ये 3 चीज़ें करंट एसेट में शामिल तो होती हैं लेकिन क्विक एसेट में शामिल नहीं होती। इसलिए अगर किसी सवाल में करंट एसेट से क्विक एसेट निकालना है तो आप ये तीनों में से कोई भी चीज़ गिवन हो तो उसको आप क्या कर देंगे, करंट एसेट में से माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट में से क्विक एसेट निकालने के लिए प्रीपेड को माइनस करेंगे, मर्चेंडाइज को और ऑफिस सप्लाईज को। दरअसल क्विक एसेट करंट एसेट का ही हिस्सा होता है। ये कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, अकाउंटेबल है, ये सब करंट एसेट में शामिल होते हैं। लेकिन चूंकि ये फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं इसलिए इस टर्म को हम क्या कहते हैं, क्विक एसेट। ये आपने फर्स्ट टाइम बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ी होगी चीज़। तो क्विक एसेट और करंट एसेट में क्या फ़र्क है, करंट एसेट में 1 साल का टाइम होता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, और क्विक एसेट में फ़ौरन क्विकली कन्वर्ट हो जाए कैश में। इसलिए क्विक एसेट में सिर्फ 3 चीज़ आती हैं, कैश इक्विवेलेंट्स यानी बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और अकाउंट रिसीवेबल। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो करंट लाइबिलिटी ऐसे कर्जे हुए कहते हैं जो कि हमने 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। करंट लाइबिलिटी किसे कहेंगे, आर अ कंपनी शॉर्ट टर्म्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, वो जिम्मेदारी दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर, जो कि ड्यू होते हैं कब, 1 साल के अंदर, और विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो कि 1 साल का ही होता है। तो इन शॉर्ट वो तमाम कर्जे जो कि आपने 1 साल से पहले वापस करना है उसे हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, और वो तमाम कर्जे जो कि 1 साल के बाद वापस करना है उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में बेसिक फ़र्क टाइमिंग का होता है। अगर कोई कर्जा 1 साल से पहले वापस करना है तो वो करंट लाइबिलिटी है, और अगर कर्जा 1 साल के बाद वापस करना है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। अब करंट लाइबिलिटी में हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, अकाउंट्स पेबल, यानी अगर आपने मर्चेंडाइज उधार में ख़रीदा हुआ है तो उसके लिए अकाउंट्स पेबल बन जाएगा, या अगर इसको आप रिटर्न फॉर्म में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, नोट्स पेबल या बिल पेबल। अकाउंट्स पेबल दरअसल ज़बानी मुआहदा होता है, और अगर इसको रिटर्न फॉर्म में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वो नोट्स पेबल या बिल पेबल। इसी तरह एक्रूड सैलरी, यानी अगर आपने किसी को टाइम पे सैलरी नहीं दी तो वो सैलरी यहाँ पर ड्यू हो गई, तो उसे सैलरीज पेबल भी कहते हैं, अनपेड सैलरी भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी कहते हैं, और एक्रूड सैलरी ज़्यादातर कहा जाता है। या कोई भी एक्रूड एक्सपेंस, यानी कोई भी एक्सपेंस आप टाइम पे अदा नहीं कर सके तो अब एक्सपेंस आपके ऊपर क्या बन गया, जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी को हम किस में शामिल करेंगे, करंट लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट पेबल, बैंक से या कहीं से कर्जा लिया हुआ आपने तो वो कर्जा आपने फ़ौरन ही वापस करना है 1 साल के अंदर अंदर, तो वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। और अगर वो इंटरेस्ट वो 1 साल के बाद वापस करना है तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाएगा।
तो डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या है पेमेंट की। अगर पेमेंट 1 साल से पहले करनी है तो वो करंट लायबिलिटी है, और अगर पेमेंट आपने 1 साल के बाद करनी है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन में देखिए 3 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन शामिल हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आप सॉल्व कर सकें इसको। तो अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 1 का केस 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कैश कितना है 1 लाख है, अकाउंट्सेबल कितना है 80,000 80,000, मर्चेंडाइज 60, मार्केटेबल सिक्योरिटी 64, प्रीपेड रेंट 8,000, अकाउंट्स पेबल 12, एक्यूड एक्सपेंस 15, नोट्स पेबल 12,000। फिर इसकी इसी तरह केस 2 है और इसी तरह केस 3 है। मालूम क्या क्या करना है आपने, करंट रेशो, क्विक रेशो, वर्किंग कैपिटल। इस चैप्टर के अंदर दरअसल हमने कुछ फार्मूलाइज ही कंप्यूट करने होते हैं, तो 1 बाय 1 हम फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो अभी आज हम कितने फार्मूले पढ़ लें, 3। कौन कौन से, करंट रेशो, क्विक रेशो और वर्किंग कैपिटल। इस चैप्टर में सिर्फ वो से फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज के ज़रिए आपने वैल्यू पुट करनी है और उसके आंसर निकालने हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास कौन सा है, करंट रेशो, दूसरा क्विक रेशो। तो ज़रा देखते हैं करंट रेशो क्विक रेशो होता क्या है, और जहन में रह के हम कौन सा केस सॉल्व करेंगे आज हम, केस 1। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, द करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स द कंपनी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म्स एप्लीकेशंस और दोज ड्यू विद इन 1 ईयर। थोड़ी मुश्किल बात लग रही होगी इंग्लिश में आपको। करंट रेशियो से मुराद सिंपल ये कंपनी की एबिलिटी पे करने को कहते हैं, यानी वो कितना कर्जा वापस करने की सलाहियत रखती है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कि 1 साल में आपने पे करनी है। करंट एसेट वो एसेट होती है जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी करंट एसेट क्या है, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर, यानी इतना कैश आपके पास आएगा। और ये क्या है, इतना कर्जा आपने इस साल पे करना है। दोनों ही करंट है, ये पैसा आएगा और ये पैसा आपके पास से जाएगा। तो अब इनका रेशो निकालना है कि इस साल के कर्जा वापस करने के लिए आपके पास इस कमिंग ईयर में कितना कैश आ सकता है। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या बनेगा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। आपके पास कितने करंट एसेट है उसको ऊपर रखें और डिवाइड कर दें किससे, करंट लायबिलिटी से। इसी तरह क्विक रेशियो यानी फ़ौरन जो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्विक रेशियो भी वही फार्मूला है, बस सिर्फ यहाँ पर करंट एसेट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, क्विक एसेट आएगा। और क्विक एसेट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट्सेबल। इन तीनों को आपने प्लस करना है और फिर डिवाइड किससे कर देना है, करंट लायबिलिटी से। हम करंट लायबिलिटी से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, दरअसल करंट लायबिलिटी वो कर्जा है जो मुझे इस साल वापस करना है। तो इस साल जो कर्जा वापस करना है उसके लिए मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं उसका हम ऊपर रख देंगे। अगर वो बोलेगा करंट रेशो तो हम करंट एसेट को ऊपर रख देंगे, और अगर वो बोलेगा क्विक रेशो तो हम क्विक एसेट को ऊपर रख देंगे, जो कि 3 होती हैं हमारे पास। ठीक है क्लास। तो अभी हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, पहले हम करंट रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 1 केस 1 अगर आपको याद हो वो हम डिस्कस करेंगे। अब केस 1 क्या था हमारे पास, क्वेश्चन 1 अगर आपको याद हो, कैश हमारे पास कितने था क्वेश्चन 1 में, 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 80,000, मर्चेंडाइज 60,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 64,000, प्रीपेड रेंट 8,000, अकाउंट्स पेबल करंट लायबिलिटी हमारे पास 12,000, एक्रूड एक्सपेंस करंट लायबिलिटी है 15,000, नोट्स पेबल करंट लायबिलिटी है 12,000। तो ये सवाल है हमारे पास क्वेश्चन 1 का केस 1। मालूम क्या क्या करना है मुझे, कंप्यूट करना है मुझे फॉलोइंग रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और वर्किंग कैपिटल। अब करंट रेशियो मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि करंट रेशियो हम किस तरह निकालते हैं। करंट एसेट को पहले कंप्यूट करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किससे, हम करंट लायबिलिटी से। तो मुझे करंट रेशियो निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने करंट एसेट हैं
और कितनी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कंप्यूट करूँगा, करंट एसेट। वो कौन कौन से मेरे पास हैं, कैश है, अकाउंट्स पेबल है, मर्चेंडाइज है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, प्रीपेड रेंट है। ये चीज़ें क्या है मेरे पास, करंट एसेट। और करंट लाइबिलिटी क्या क्या है मेरे पास, अकाउंट्स पेबल है, एक्रूड एक्सपेंस है, नोट्स पेबल है। इन तीनों को प्लस करें तो क्या मिल जाएगा मुझे, करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे क्या, इन सब चीज़ों को प्लस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, करंट एसेट। तो कैश कितना है मेरे पास, देखें आप 1 लाख, कैश कितना लिखा मैंने यहाँ पर 1 लाख। अकाउंट्स पेबल कितना है मेरे पास 80,000, तो अकाउंट्स पेबल कितना लिखा मैंने 80,000। मर्चेंडाइज कितनी है मेरे पास 60,000, तो मर्चेंडाइज कितनी आ गई 60,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 64,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 64,000, ठीक है जी। प्रीपेड रेंट 8,000, तो यहाँ कितना लिखा मैंने प्रीपेड रेंट 8,000। इन सबको प्लस कर लिया हमने, इन सबको प्लस किया तो टोटल करंट एसेट कितना आ गए मेरे पास 3,12,000। तो ये तो बात हो गई किसके लिहाज से, करंट एसेट के लिहाज से। अब करंट रेशियो में 2 चीज़ें आती हैं, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। तो अब मैं क्या निकालूंगा, करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, तमाम करंट लाइबिलिटी को प्लस कर लेंगे हम। करंट लाइबिलिटी हमारे पास कौन कौन सी है, अकाउंट्स पेबल है, एक्रूड एक्सपेंस है और नोट्स पेबल। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे हम। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास, अकाउंट्स पेबल कितने हैं हमारे पास 12,000। एक्रूड एक्सपेंस देखें हम यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 15,000। और नोट्स पेबल कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 12,000। तो इन तीनों को प्लस किया तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास 39,000। तो ये आ गया मेरे पास करंट एसेट, इन चारों को प्लस करके निकाला हमने। और ये आ गया मेरे पास करंट लायबिलिटी, इन तीनों को प्लस करके निकाला। अब फार्मूला क्या है करंट रेशियो का, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे हम, करंट लायबिलिटी से। तो करंट एसेट हमारे पास कितना है 3,12,000, इसको हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे हम, करंट लायबिलिटी जो कितनी कंप्यूट करी हमने 39,000। तो आपके सामने देखें करंट एसेट हमने कितना रखा 3,12,000, डिवाइड किससे किया हमने 39,000। आंसर कितना आ गया 8। ये 8 क्या कम्युनिकेट कर रहा है कि जितना मेरा कर्जा है करंट लायबिलिटी है उससे 8 गुना ज़्यादा मेरे पास करंट एसेट है। यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, यानी जितना भी कर्जा करंट लायबिलिटी जो इस साल मुझे पे करना है उससे 8 गुना ज़्यादा पैसे मेरे पास आएंगे। यानी 1 रुपये कर्जा पे करने के लिए मेरे पास 8 रुपये मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या करंट रेशो। उसके बाद हम क्या कंप्यूट करेंगे, हम क्विक रेशियो कंप्यूट करेंगे। क्विक रेशियो को हम किस तरह निकालते हैं, उसमें हम क्विक एसिड चाहिए होंगे। क्विक एसिड हमारे पास कौन कौन सा होता है, वही क्वेश्चन है ये। 3 चीज़ आएंगी, कैश आएगा, अकाउंट्सेबल आएगा और मर्चेंडाइज क्विक एसिड में नहीं आता। कैश लूँगा मैं, अकाउंट्सेबल लूँगा और क्या लूँगा मैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो कैश कितना आ गया हमारे पास 1 लाख, अकाउंट्सेबल कितना आ गया हमारे पास 80,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कितनी आ गई हमारे पास 64,000। इन तीनों को प्लस किया तो क्विक एसिड कितना होगा हमारे पास 2,44,000। तो क्विक एसिड में हम मर्चेंडाइज नहीं लेते, प्रीपेड रेंट नहीं लेते हैं और अगर ऑफिस सप्लाईज होता तो वो भी नहीं लेते। क्विक एसिड में सिर्फ 3 चीज़ आती हैं, क्या क्या आती हैं, कैश, अकाउंट्सेबल और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। एंड देन हमें करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, 3 चीज़ें आती हैं, अकाउंट्स पेबल 12,000, एक्रूड एक्सपेंस 15,000, नोट्स पेबल 12,000। इन तीनों को प्लस किया तो करंट लायबिलिटी कितनी हो गई 39,000। करंट लायबिलिटी होती है, कोई क्विक लायबिलिटी नहीं होती। आप ये कहने मतलब है कि सर कोई क्विक लायबिलिटी होती है। क्विक एसेट तो होता है लेकिन क्विक लायबिलिटी कोई चीज़ नहीं होती। अब क्विक रेशियो कैसे निकालूंगा मैं, क्विक एसेट को मैं ऊपर रखूंगा और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, करंट लायबिलिटी से। तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी।
क्विक एसेट कितना है हमारे पास 2,44,000, उसका हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे हम 39,000। 39,000 को क्या करूँगा मैं 39,000 नीचे रखूँगा। तो 2,44,000 को मैंने ऊपर रखा क्विक एसेट की जगह, 39,000 को नीचे रखा, तो कितने रेट आया मेरे पास 6.25। ये 6.25 क्या कर रहा है कि ये 39,000 जो मेरे पास करंट लायबिलिटी है उससे 6 गुना ज़्यादा मेरे पास क्विक एसेट है, यानी जो फ़ौरन ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। 6.25 यानी 1 रुपये कर्जे के लिए 6.25 ज़्यादा मेरे पास क्या है क्विक एसेट मौजूद हैं। ये क्या कहलाता है हमारे पास क्विक रेशो। अब हम मालूम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 केस 1 का वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन 1 केस 1। क्वेश्चन 1 था कि हमारे पास ये सवाल आपके सामने आ गया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल सिंपल फार्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है देखें आप, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस यानी कारोबार का वो पैसा, वो सरमाया विच इज़ यूज इन इट्स डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशन, यानी जो कि हम जो रोज़मर्रा अखराजात के लिए हमारे पास जो कैश मौजूद होता है उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। नाम से भी लग रहा है कैपिटल मतलब पैसा, कैश सरमाया, और वर्किंग यानी काम करने की जो पैसा आपके पास मौजूद है। ये किस तरह निकलेगा, कैलकुलेट द करंट एसेट माइनस द करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट में से आप क्या करते हैं करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं। देखिए करंट एसेट तो वो होते हैं ना जो कि इस साल मेरे पास कैश कन्वर्ट होके आ जाएगा, और करंट लायबिलिटी क्या होता है मेरे पास वो कर्जा जो मुझे इस साल वापस करना है। तो ये पैसे तो मेरे पास से चले जाएंगे और ये पैसे मेरे पास आएंगे। तो जितना पैसा इस साल मेरे पास कैश कन्वर्ट होके आ रहा है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो पैसा मुझे दूसरों को देना है। अब जो पैसा बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या हुआ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमने अभी पहले भी कंप्यूट किया था, इन 4 चीज़ों को हमने प्लस कर लिया 3,12,000। याद रहे हम क्वेश्चन 1 का केस 1 ही सॉल्व कर रहे हैं अभी 3,12,000। और करंट लायबिलिटी कितनी हमारे पास है वही सवाल है 12, 15, 12, 12, 15, 12, टोटल लायबिलिटी करंट कितनी है 39,000। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल मालूम करते हैं, करंट एसेट 3,12,000 है, उसमें से माइनस कर दिया हमने क्या करंट लायबिलिटी 39,000। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 2,73,000। इसी तरह आपने क्वेश्चन 1 का केस 2 सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपने कौन सा सॉल्व करना है क्वेश्चन 1 का केस 2। आई होप कि आप कर लेंगे, आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा आपको। सही है जी, ओके। ओके स्टूडेंट, आप अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 का केस 2। केस 2 में हमारे पास कैश कितना है 1,50,000, अकाउंट्सेबल कितना है 90,000, मर्चेंडाइज 80,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 25,000, प्रीपेड रेंट 12,000, अकाउंट्स पेबल 14, एक्रूड एक्सपेंस 16, नोट्स पेबल 14। मालूम क्या क्या करना है मुझे कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियो। मैंने कहा ना इस चैप्टर में सिर्फ रेशियो परसेंटेज मालूम करने होते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 3 रेशो। तो पहला रेशो कौन सा है करंट रेशो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। उसके बाद क्विक रेशो, क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितना आएगा जी इसमें, कैश कितना है मेरे पास 1,50,000, तो कैश में कितना लिखा 1,50,000। अकाउंट्सेबल कितना आएगा 90,000, अकाउंट्सेबल 90,000। मर्चेंडाइज 80,000, मर्चेंडाइज 80,000।
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 25,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 25,000, प्रीपेड रेंट 12,000, प्रीपेड रेंट 12,000, इन सबको प्लस किया तो टोटल करेंट एसेट कितना होगा मेरे पास 3,57,000। अब हम कंप्यूट करेंगे करंट लायबिलिटी। अकाउंट्स पेएबल 14,000, अकाउंट्स पेएबल 14,000, एक्रूड एक्सपेंस 16,000, एक्रूड एक्सपेंस 16,000, नोट्स पेएबल 14,000, नोट्स पेएबल 14,000, इन तीनों को प्लस किया तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास 44,000। अब करंट रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट को डिवाइड कर देते हैं किससे, करंट लायबिलिटी से। ये हमने करंट एसेट कंप्यूट किया और ये हमने करंट लायबिलिटी कंप्यूट किया। तो करंट एसेट को डिवाइड किया करंट लायबिलिटी से, क्या आंसर आ गया हमारे पास 3,57,000 डिवाइड बाय 44,000 इज इक्वल टू 8.11। यानी जो 44,000 जो मुझे इस साल पे करना है करंट लायबिलिटी, उससे 8.1 गुना ज़्यादा मेरे पास करंट एसेट पैसे आएंगे, मेरे पास 8 गुना से ज़्यादा पैसे मेरे पास इस साल आएंगे। तो करंट रेशियो कितना हुआ हमारे पास 8.11। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट से बाद में आपको आसानी होगी कॉपी करने में, इसे कॉपी भी कीजिएगा रजिस्टर में लाजमी। अगर आप रजिस्टर में करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस होगी, आपकी सिर्फ देख के प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 केस 2 के दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला हमारा कौन सा है, क्विक रेशो। क्वेश्चन 1 केस 2, कैश कितना है 1,50,000, अकाउंट्सेबल 90 और मर्चेंडाइज क्विक एसेट में नहीं आता, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आएगा 25,000। तो क्विक एसेट में 3 चीज़ें आती हैं, कैश 1,50,000, अकाउंट्सेबल 90, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 25,000। ठीक है जी। अब इन तीनों को प्लस किया तो टोटल क्विक एसेट कितना आ गया मेरे पास 2,65,000। करंट लायबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, अकाउंट्स पेएबल 14, एक्रूड एक्सपेंस 16, नोट्स पेएबल 14, इन तीनों को प्लस किया तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 44,000। तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। यानी जो क्विक एसेट हमने कंप्यूट किया है 2,65,000, उसको डिवाइड कर देंगे किससे हम, करंट लायबिलिटी 44,000 से। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 2,65,000 को डिवाइड किससे करना है आपने 44,000 से। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है मुझसे, मैं इसको एडिट करना भूल गया था। 2,65,000 डिवाइड बाय 44,000, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, वर्किंग कैपिटल की। क्वेश्चन 1 केस 2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 1 केस 2, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट को माइनस करते हैं किस में से, करंट लायबिलिटी को। तो ये करंट एसेट है हमारे पास, प्रीपेड रेंट तक, कैश, अकाउंट्सेबल, कैश कितना है 1,50,000, कैश कितना लिखा मैंने 1,50,000, अकाउंट्सेबल 90, अकाउंट्सेबल कितना लिखा मैंने 90,000, मर्चेंडाइज 80, मर्चेंडाइज कितना लिखा मैंने 80,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 25,000, प्रीपेड रेंट 12,000, टोटल कितना हो गया 3,57,000। और करंट लायबिलिटी कितने मेरे पास, अकाउंट्स पेएबल 14,000, एक्रूड एक्सपेंस 16,000, नोट्स पेएबल 14,000। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 3,57,000 में से हमने माइनस क्या किया, करंट लायबिलिटी 44,000 जो मुझे इस साल पे करना है।
ये इस साल पैसे आएंगे, उसमें से माइनस कर दिए जो इस साल पैसे जाएंगे। तो वर्किंग काम करने के लिए कितना सरमाया मेरे पास है? 3,13,000। आई होप गॉट इट। तो ये केस 2 भी हमने कर लिया। केस 3 आप खुद करेंगे, ठीक है जी, वो मैं नहीं करवाऊँगा। आई होप कि कर लेंगे इंशाल्लाह से।